पापा को मौसी के साथ करता देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। वो अभी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख ही रही थी कि उसके पापा ने मौसी के साथ वो सब। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे। पूनम उठी और हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो देखा उसके पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसकी मौसी भी वहीं पर बैठी हुई थी और मोबाइल में देखकर कुछ खा रही थी। पूनम की मौसी उनके साथ ही रहती थी। पूनम के कोई मामा नहीं थे और नाना नानी का भी देहांत हो गया था। पूनम ने अपने नाना नानी को नहीं देखा था। उसकी मौसी का कोई सहारा नहीं था तो पूनम ने जब से होश संभाला उन्हें यहीं देखा। पूनम ने कई बार अपनी मम्मी से पूछा कि उसकी मौसी ने शादी क्यों नहीं की, तो वह बोलती थी कि उसका कभी शादी करने का मन ही नहीं किया। जब भी शादी की बात होती थी वह रोने लगती थी और फिर नाना नानी इस दुनिया से चले गए तो हमने उस पर जोर नहीं डाला और वह तब से हमारे साथ ही रहती है। पूनम ने बचपन से ही नोटिस किया था कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, उन पर गुस्सा करते रहते हैं और हाथ भी उठाते हैं, जबकि वह मौसी के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। पूनम को ये बात बहुत अजीब लगती थी। पूनम के पापा की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी और उसकी माँ की उम्र 43 साल के आसपास थी और उसकी मौसी मीरा की उम्र 40 साल के आसपास थी। 40 साल की उम्र में भी उसकी मौसी काफ़ी खूबसूरत लगती थी। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था और देखने में वह 35 साल के आसपास की लगती थी। पूनम का एक भाई था जो बाहर रहकर पढ़ रहा था। पूनम ने कई बार चोरी छिपे सुना था कि उसके पापा उसकी माँ को पूनम के लिए भी ताना मारते थे। कहते थे कि तूने लड़की पैदा करके मुझ पर बोझ बढ़ाया है। उन्होंने पूनम को सिर्फ ग्रेजुएशन ही कराया था, वो भी उसकी माँ के बहुत कहने पर, जबकि पूनम का भाई बीटेक कर रहा था। जब पूनम छोटी थी तब का तो उसे याद नहीं, लेकिन जब से उसने होश संभाला और उसमें समझदारी आई तब से उसने नोटिस किया था कि उसकी मौसी रात में कई घंटे के लिए उसके मम्मी पापा के कमरे में रहती है और आधी रात के बाद वह उस कमरे से निकल कर आ जाती है। पूनम को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी मौसी उस कमरे में क्या करती हैं, वो भी रात में, और ऐसा क्या काम है जो उन्हें रोज़ रोज़ जाना पड़ता है। जबकि उस दौरान पूनम की मम्मी पूनम की मौसी के कमरे में सो रही होती हैं। पूनम के पापा पूनम की मम्मी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वह अपनी बहन के साथ उनके कमरे में सोती थी। एक दिन पूनम ने सोचा कि वो पता करे कि आखिर मौसी पापा के कमरे में क्या करती हैं। रात के 12 बजे की तरफ वह नीचे उतर गई और धीरे से अपने पापा के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। जब उसने उसके अंदर झांक के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके पापा तो उसकी मौसी के साथ वह सब कर रहे थे जो पूनम ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पापा ने मौसी को बाहों में ले रखा था और वह बड़े प्यार से उनके बदन को सहला रहे थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। उसके बाद पूनम के पापा ने उसकी मौसी को बिस्तर पर लिटा दिया और वह उनके पास जाने लगे। इसके आगे देखने की पूनम में हिम्मत नहीं थी। उसके तो शरीर से पसीना छूटने लगा था। वह चुपचाप धीरे से अपने कमरे में आ गई। सारी रात वो सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके दिमाग से वो पापा के कमरे की घटना जा ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह की तरफ पूनम को नींद आई। उसके बाद सुबह उसकी आंख देर से खुली। वह उठते ही अपनी माँ के पास गई और उसने उनसे पूछा कि आप पापा के कमरे में क्यों नहीं सोती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं हूँ और उन्हें अकेले सोना अच्छा लगता है, इसलिए इधर मैं तुम्हारी मौसी के साथ सो जाती हूँ। लेकिन तुम आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पूनम ने सोचा कि वह अगर अभी कुछ कहेगी तो पता नहीं उसकी माँ उस पर विश्वास करेगी भी या नहीं।
उसने सोचा कि पहले वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगी, उसके बाद सारा सच सामने लेकर आएगी। अगले दिन पूनम फिर रात को नीचे उतर कर गई और उसने देखा कि उसके पापा और मौसी कमरे में मौजूद थे और वह एक दूसरे के साथ वह सब कर रहे थे। तभी पूनम अपनी मम्मी के पास गई और उसने अपनी मम्मी को जगाया। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि चलिए, आपको कुछ दिखाना है। उन्होंने कहा, क्या दिखाना है? वह बोली, चलिए तो आप मेरे साथ। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पापा के कमरे के पास ले आई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने पूनम को देखकर उसके पापा और मौसी सकपका गए और अपने कपड़े ठीक करने लगे। उसकी मौसी ने अपने आप को तुरंत ही चादर से ढक लिया और उसके पापा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। पूनम बोली कि देखो मम्मी, तुम वहाँ सोई हो और यहाँ मौसी और पापा क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पीठ पीछे वह तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम इतनी सीधी हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुमने मौसी को यहाँ कितने सालों से रख रखा है और ये तुम्हारा ही घर बर्बाद करने पर लगी हुई है। तभी पूनम की माँ ने पूनम को रोका और कहा, पूनम ऐसे नहीं कहते। तो उसने कहा कि आप कैसी औरत हैं? आपका पति किसी और के साथ है और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है? पूनम की माँ ने कहा कि पहले तुम यहाँ से चलो। किसी के कमरे में ऐसे घुसना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पूनम की माँ उसका हाथ पकड़कर खींच लाई और उन्होंने पूनम से कहा कि आज के बाद कभी भी तुम अपने पापा के कमरे में रात में मत जाना। ऐसे किसी के कमरे में जाना अच्छा नहीं होता है। देखो, तुम्हारे पापा को कितना शर्मसार होना पड़ा। पूनम रोने लगी और बोली कि आपको अब भी पापा की पड़ी है। आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और वह आदमी आपको धोखा दे रहा है। पूनम की माँ बोली, वह आदमी क्या होता है? वह तुम्हारे पापा हैं, तमीज़ से बात करो। पूनम ने कहा कि हाँ, इसी बात का तो मुझे गम है कि वह गिरा हुआ आदमी मेरा पापा है। पूनम की माँ ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि वह कोई गिरा हुआ आदमी नहीं है। मैं तुम्हें आज पूरा सच बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपनी मौसी समझ रही हो वह तुम्हारी मौसी तो है, पर मौसी होने के साथ साथ वह तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी भी है। तुम्हारा भाई रोहित उन्हीं का बेटा है। तुम्हारे पापा की शादी मुझसे घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा सुंदर नहीं थी और उन्हें मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। लेकिन मजबूर होकर घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपना लिया। शादी के 2 साल बाद तुम पैदा हुई। उसके कुछ महीने बाद ही नाना नानी इस दुनिया से चले गए। तुम्हारी मौसी अकेली रह गई थी तो वो यहाँ आकर रहने लगी। तुम्हारे पापा को वो बेहद पसंद आ गई। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, जिससे वह तुम्हारी मौसी मीरा से शादी कर लें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको तलाक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? तब तक तुम भी तो इस दुनिया में आ चुकी थी। तुम्हें लेकर मैं कहाँ घूमती फिरती? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं बचा था। तो तुम्हारे पापा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम पर एक एहसान कर देता हूँ। तुम यहाँ मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन को मुझसे शादी करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तो हैं नहीं और ना कोई भाई, तो तुम्हारी बहन की शादी कौन करेगा? बिना दहेज के इसकी शादी तो होने से रही। यहाँ मेरे पास ठीक ठाक पैसा है और मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगा। तो तुम उसे समझाओ कि वह मुझसे शादी कर ले। तुम्हारी ज़िंदगी भी कट जाएगी और उसकी ज़िंदगी तो काफ़ी ऐश से कटेगी। पूनम की माँ उससे बोली कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे पापा से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ही उन्हें समझाया और उनसे कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो तुम्हारे पापा मुझे और उसे और तुमको घर से निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने तुम्हारे पापा से शादी करने को हाँ कर दी और फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मौसी से शादी कर ली। धीरे धीरे तुम बड़ी हो रही थी और तुम्हें ये सच ना पता चले, क्योंकि ये जानकर तुम्हारे और रोहित की आंखों में तुम्हारे पापा की छवि खराब हो जाती। इसलिए हमने ये सब बातें तुम लोगों से छुपा कर रखी थी, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ समझ आ चुका है और मैं
अब इस घर में एक तरह से एक नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम करती है, और असली में घर की मालकिन तो तुम्हारी मौसी है। पूनम अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसने कहा कि आपने मेरी खातिर अपने ही हाथों से अपने सम्मान का गला घोट लिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको पापा को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने तब वो फैसला नहीं लिया क्योंकि आप मेरे भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है और आप इस घर में नौकरानी की तरह रहें, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं चाहूँगी कि अब आपको अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और पापा को तलाक दे देना चाहिए। अब तो मैं भी पढ़ लिख चुकी हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी ज़रूर ढूंढ लूँगी और आप भी कुछ तो काम कर ही लोगी। आपको तो कितनी अच्छी सिलाई आती है, आप सिलाई का काम करके उससे पैसा कमा सकती हो। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और आप भी यहाँ रहें, ये बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम की माँ ने उसको गले से लगा लिया और वह बोली कि बेटा, मुझे भी ये ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। तुम्हारे पापा कभी भी मुझ पर हाथ उठा देते हैं। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी वजह से रह रही थी। पूनम अपनी माँ को लेकर अपनी दोस्त के चाचा के पास गई जो एक अच्छे वकील थे। उसने उनसे अपनी माँ के तलाक की बात की। उन्होंने कुछ ही दिनों में उसकी माँ के तलाक के कागज़ बनवा दिए और पूनम ने अपने पापा को कागज़ जाकर दे दिए। उसने कहा कि आप मेरी माँ को तलाक दे दें और अपनी बीवी के साथ सुकून से इस घर में रहें। मैं और मेरी माँ आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, कहा कि ऐसा करने से मेरी इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया है और तुम एक लड़की थी, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। पूनम ने कहा कि मैं मानती हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए हम अब आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, वरना हम कोर्ट में जाकर जायदाद में अपना हिस्सा भी मांग सकते थे। और आपने मुझे मजबूरी में पढ़ाया लिखाया है क्योंकि अगर आप मुझे छोड़ देते तो ये समाज आपको क्या कहता। आपको तो वैसे भी हमेशा से एक लड़के की ही चाहत थी। मैंने कई बार आपको ये ताना मारते हुए देखा कि ये लड़की बोझ बनकर बैठी है इस घर में। मुझे आपकी ये बातें बहुत बुरी लगती थीं, तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन आप मेरे पापा थे, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरी आंखों में आपकी कोई इज्जत नहीं है अब, और मैं भी तो आपका बोझ ही हूँ, तो इसीलिए आप भी इस बोझ से अब आज़ाद हो जाएं। पूनम ने कहा, आप अगर आसानी से तलाक नहीं देंगे तो हम लोग कोर्ट में आपको खींचेंगे और आपकी दिखावे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। पूनम की धमकी सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया और उसके पापा ने बहुत ही गुस्से में उन तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए। पूनम अपनी माँ को लेकर चली आई। उसके नाना नानी का एक पुराना घर खाली पड़ा था, वह वहीं अपनी माँ के साथ रहने लगी। पूनम ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था और पूनम की माँ सिलाई का काम करने लगी थी। उसकी माँ पूनम से बोली कि बेटा, तुमने मुझे एक नर्क से बाहर निकाल लिया है। पूनम और उसकी माँ खुशी खुशी वहाँ पर अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी इज्जत ना करे, आपका सम्मान ना करे, उस व्यक्ति के साथ रहकर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि अपने हौसलों को मजबूत करें और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। घरेलू हिंसा और लड़की लड़के का भेदभाव करना हमारे समाज के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। लोगों को लड़का ही चाहिए होता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि उस लड़के को जन्म देने वाली भी एक लड़की ही होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।